सो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस होती है और नीट में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बनते हैं। सो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगी। So first of all, what is fertilization? Fertilization means the fusion of male and female gamete. It means the coitus of sperm and ovum is known as fertilization. So fertilization की प्रोसेस में 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरी 2 हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो स्पर्म को कैसे पता चल रहा है कि हमें ओवम की तरफ जाना है, तो ओवम लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। एक्चुअली स्पर्म दोनों तरफ मूव करते हैं, बट मैक्सिमम स्पर्म जो होते हैं वो उधर मूव करते हैं जिधर ओवम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि ओवम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि किधर ओवम है। ठीक, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्पर्म को गाइड करता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचता है तो ओवम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करता है कि ये हमारी स्पीसीज का स्पर्म है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आता है कि ओवम बहुत सारे फॉलिकुलर लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है, जैसे जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, तो इसे स्पर्म कैसे पेनिट्रेट करता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये 3 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक स्पर्म है, स्पर्म सर्विक्स में पहुंच चुका है, सर्विक्स गेट को पार कर चुका है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो हो चुका है। ठीक, अब ये मूव करेगा ओवम की तरफ। तो जब ये ओवम की तरफ मूव करेगा तो जोना पेलोसिडा में एक ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन होता है। जोना पेलोसिडा से एक ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन होगा और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है इसको हम कहते हैं ZP3 फैक्टर। इसको बेसिकली हम लोग GP3 फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, GP3 फैक्टर या GP3 प्रोटीन ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये पॉलीस्पर्मिया को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। वो आगे का टॉपिक है, उसको हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये जो GP3 फैक्टर है ये क्या करता है, स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या स्पर्म को अपनी तरफ आने के लिए क्या करता है, गाइड करता है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है कि जब स्पर्म पहुंचता है ओवम के पास तो ओवम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है। तो यहां पे भी जोना पेलोसिडा का ही एक कैरेक्टर है जिसमें एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है विच इज नोन एज फर्टिलिजिन। ठीक है, फर्टिलिजिन किसका कैरेक्टर है, ये ओवम का कैरेक्टर है। और स्पर्म का कैरेक्टर क्या है, एंटी फर्टिलिजिन। इट मींस यहां से एक प्रोटीन सिक्रेट होती है विच इज नोन एज एंटी फर्टिलिजिन। क्लियर। अब ये एंटी फर्टिलिजिन और फर्टिलिजिन के बीच में इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन में अगर एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये ओवम क्या करता है, स्पर्म को रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये अलाउ करता है पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो स्पर्म है वो स्पर्म यहां पे पहुंच चुका है। ठीक, और स्पर्म को अब क्या करना है, पेनिट्रेट करना है ओवम की लेयर्स को और ओवम को फ्यूज करना है। ठीक, तो ये तीसरे क्वेश्चन के जवाब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्रोसोमल पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। स्पर्म का जो एक्रोसोमल पार्ट होता है यहां से 2 बेसिकली हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एक होता है हेलोरोनिडेज और दूसरा होता है स्पर्म लाइसिन। ठीक है, हेलोरोनिडेज एंजाइम जो होता है वो हेलोरोनिक एसिड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्लियर। यहां पे जो कोरोना रेडिएटा की फॉलिकुलर सेल होती हैं, इन फॉलिकुलर सेल में जो एडहेसिव मटेरियल का काम करता है वो होता है हेलोरोनिक एसिड। ठीक, ये हेलोरोनिक एसिड को हेलोरोनिडेज क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। और जैसे ही हेलोरोनिक एसिड को हेलोरोनिडेज डाइजेस्ट करेगा ये फॉलिकुलर सेल क्या हो जाएंगी, ओवम को लीव यानी ओवम को छोड़ देंगी और ये यहां से पूरा का पूरा जो कोरोना रेडिएटा का लेयर है वो यहां पे हट जाएगा। ठीक, उसके बाद यहां पे जो स्पर्म है ये सेकेंड एंजाइम को सिक्रीट करेगा, दैट इज स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन जैसे ही सिक्रीट होगा तो यहां पे पूरा का पूरा क्या होगा, ये जो जोना पेलोसिडा की लेयर है ये पेनिट्रेट हो जाएगी। ठीक है, पेनिट्रेशन के बाद आप देख पाएंगे कि यहां से एक पाथ बन जाएगा। ठीक है, और इसी पाथ से जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इंटर कर जाएगा ओवम के अंदर। And this overall process is known as fertilization or coitus of male and female gamete.
ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप 3 क्वेश्चन को माइंड करते हैं और 3 क्वेश्चन को बेस बना के अगर आप पूरा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझते हैं तो यहां पे कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ बातें हैं जैसे हैलोरोनिडेज, स्पर्म लाइसिन, ये दोनों एक्रोसोमल एंजाइम को याद रखिएगा, GP3 ग्लाइकोप्रोटीन को याद रखिएगा जो गाइड करती है स्पर्म को अपनी तरफ आने के लिए, और एंटी फर्टिलिजिन और फर्टिलिजिन प्रोटीन को याद रखिएगा जो रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, जिससे ओवम क्या करता है, स्पर्म को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, सो ये ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन थी वो फर्टिलाइजेशन के बारे में थी। ऐसी डिटेल नोट्स, डिटेल टॉपिक और डिटेल डिस्कशन के लिए आप कोचिंग विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 12th के लिए, जो आपका मंडे 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 4 to 5 टाइमिंग रहेगी उसकी, तो आप इसके लिए कोचिंग में विजिट कर सकते हैं और अपने बायोलॉजी के नॉलेज को बेहतर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।